अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू आरजू जी, आप बुलाती हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू आपके सभी दर्शकों को मेरा राम राम, नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आज भी हम यही उम्मीद करके बैठे हैं कि हाँ, आपको सुनने वाले और देखने वाले जो हैं बहुत कुछ सीखेंगे। तो सबसे पहले सर चंद्रयान 3 पे बात करेंगे और वो आप लोग जो हैं वो लॉन्च करने की बात की जा रही है। थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए आरजू जी, जब आप चंद्रयान बोलती है ना तो मैं आप कोई भी वो फिर ना आप उसमें ना कि आप लोग हम लोग नहीं कर सकती, वो ह्यूमैनिटी का हो जाता है। जब हम्म। आप आउटर स्पेस ट्रीटी पढ़ेंगी तो आउटर स्पेस ट्रीटी में दुनिया ने ये डिसाइड किया है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद वो सॉवरेन और ये सब का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। वो मानवता का है। तो जो इंडिया जब चांद पे भेज रहा है वो सिर्फ इंडिया के लिए नहीं भेज रहा। अब वहां मानवता की बात होगी। एक ये टेक्निकल फीट होगी, साइंटिफिक फीट होगी और उसके बाद ह्यूमैनिटी की फीट होगी। क्योंकि अगर कल को हम चांद को कॉलोनाइज करने में सफल हो गए, बिकॉज चांद बीइंग द मोस्ट व्हाट यू कॉल क्लोजेस्ट काइंड ऑफ सैटेलाइट, जहां पे की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ह्यूमैनिटी को बसाया जा सके, प्रोवाइडेड कि ऑक्सीजन और दूसरी चीजें मुहैया कराई सके। तो ये एक फीट है जो हमें सेलिब्रेट करना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। क्योंकि वो जो वहां पे काम कर रहे हैं उसमें कोई मेरे रिलेटिव तो है नहीं, उसमें मैं तो उनको जानता भी नहीं। हम उनको इसलिए सम्मान देते हैं क्योंकि उसमें इंडियननेस की एक भावना है। आप उसको अगर इंडियन, आप तो मुझे पता है आपका फीलिंग क्या है, लेकिन आप अगर इंडियननेस के नहीं, आपके देश के लोग, तो ह्यूमैनिटी के नाते जुड़ जाए। नासा जो करता है वो ह्यूमैनिटी की बात करता है ना। अब देखिए हमारे यहाँ ये जो सैटेलाइट है, इन हम्म। सैटेलाइट से हमने कितनी बार उड़ीसा में, बंगाल में, भारत के अन्य राज्यों में जो चक्रवात आते हैं, जो तूफान आते हैं, उनको 2-2, 3-3 महीने पहले से पता होता है। तो ऑन द डे ऑफ द लैंडफॉल, जब ये चक्रवात या कुछ चीजें जब धरती से टकराती हैं, वो पूरा इलाका खाली करा चुके होते हैं और वहां पे एक भी कैजुअलिटी नहीं होती है, खाली प्रॉपर्टी का लॉस होता है। सो दिस इज फॉर ह्यूमैनिटी ना। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, ये जो चंद्रयान हो रहा है, ये भारत का नहीं है सिर्फ, ये मानवता का है। जो भी इंसान दुनिया के किसी भी कोने में मानवता में विश्वास रखता है, वो चंद्रयान में अपनी विजय देखेगा, वो चंद्रयान के सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढेगा। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ह्यूमंस ना, सबसे पहले तो हम हम्म। इंसान हैं। तो चंद्रयान जो है, और सबसे बड़ी बात यह कि भारत की बात यह है कि देखिए, हमें दुनिया ने हर जगह पे डिमीन करने की कोशिश की। हमें लोगों ने कहा कि ये लोग प्रिमिटिव हैं, इनको जीने का तरीका नहीं आता, ये लोग गाय को पूछते हैं, या इस तरीके के स्कॉलर्स ने हमारे बारे में लिख के पूरी स्कॉलरशिप क्रिएट कर दी थी। आज वही भारत बिना किसी हेल्प के इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट करा। फिर तो ये लैंड पे रोवर कराना, यानी कि लैंड करा देना, सॉरी, मून पे लैंड करा देना रोवर को, और उसके बाद इस तरीके की मिशन को भेजना, इट्स अ बिग सक्सेस। एंड इसरो सक्सेस इज इंडिया सक्सेस इन जनरल, बट इट्स फॉर ह्यूमैनिटी। ये सबके लिए, इससे जो भी होगा उससे हम सबको फायदा होगा। दैट्स हाउ आई सी इट। लेकिन आपको लगता है कि ये सक्सेसफुल हो जाएगा? क्योंकि लास्ट टाइम हमने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने देखा था कि फेल भी हुआ था, लेकिन उससे पाकिस्तान में तो लोग बड़े खुश हुए थे। आई डोंट नो व्हाई। हम लोग मतलब हमने एक चीज को ट्राई तक नहीं किया और हमें तो उस पर बड़ा इंडिया के ऊपर बड़ा फख्र होना चाहिए था, हमें बड़ा प्राउड फील करना चाहिए था कि कम से कम आप लोगों ने ट्राई किया था। लेकिन जस्ट बिकॉज कि आपको पता है जिस तरह की वीडियोस आ रही थी, क्लिप्स आ रही थी, आपके यहाँ लोग बड़े डिस्टर्ब थे, तो वो देखकर खैर हम, हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जिन्होंने बड़ी खुशियां मनाई थी। बल्कि फवाद चौधरी उन दिनों हुआ करते थे, उन्होंने बड़ा एक अजीब सा ट्वीट कमेंट किया था। दिया था। बिल्कुल सर। ट्वीट किया था तो उन्होंने, इंडिया की स्पेलिंग लिखी थी ENDIA, इंडिया। मैंने पढ़ा तो। ऐसा ही। नहीं, बहुत अफ़सोस होता है मुझे इस किस्म के कमेंट्स या इस किस्म की बातें पाकिस्तान की तरफ से देखकर, लेकिन फिर भी हर कोई इस किस्म से नहीं सोचता, इस तरह से नहीं सोचता। आई लेकिन नो। सर इस बार कितना चांसेस हैं आपके ख्याल से? और जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं, नए लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, उनके आपके ख्याल से वो इंटरनेशनल लेवल पे जाने के काबिल हैं, या लोगों में इंटरेस्ट है इस चीज़ का, स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं या बहुत कम लिमिटेड से कहना चाहिए लोग हैं जो इस तरफ आ रहे हैं?
देखिए, आपके 2 क्वेश्चन हैं, एक तो है कि कितना लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, दूसरा कितना सक्सेसफुल होगा ये चार्ज। देखिए, मैं नो वन इवन दोज़ हू आर सेंडिंग दिस होल और मैनेजिंग दिस होल मिशन, ये तो वो भी हम्म नहीं कह सकते, क्योंकि अगर उनको पता होता कि ये सक्सेस होगा तो वो पहले ही डिक्लेयर कर देते। बट मेरे लिए ये फेलियर नहीं है, ये सक्सेस है भाई। ये हर एक उस आदमी का जो भारत में गरीब है मगर वो एक चीज भी खरीदता है तो वो टैक्स देता है, साबुन खरीदता है तो टैक्स देता है, टूथब्रश खरीदता है तो टैक्स देता है, भले वो इनकम टैक्स ना फाइल करता हो, लेकिन हर एक चीज जो वो इंडिया का यूज करता है उसके लिए वो टैक्स देता है। ये उसकी सक्सेस है। ये अनसक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। ये हो सकता है कि लैंड, भगवान न करे, अल्लाह न करे, कि वो जो रोवर है हमारा वो मून को हिट करने से पहले क्रैश हो जाए। भाई उनका ये था कि वो साउथ पोल पे, मून के उस पोल पे अपने लैंड, अपना वो रोवर उतारना चाहते थे जहां पे कभी भी नहीं उतारा गया था। तो वो हम्म गिरा, तो देखिए इट वाज अ सक्सेस बिकॉज व्हाट वाज द मिशन? मिशन वाज कि इस रोवर को ले जाके मून पे उतारना है। उसमें ये था कि उसकी सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी। तो जब वो सॉफ्ट लैंडिंग होता तो वो जाकर के थोड़ा डिस्टेंस कवर करता, जितनी उसकी लाइफ टाइम होता, वो हमको वहां से फोटोज और दूसरी चीजें जो भी उसमें होंगी साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वो हमें भेजता। हमने क्रैश लैंडिंग हो गई हमारी। भाई चांद में तो पहुंचा दिया ना यार, अगर ये हम चांद की जगह कहीं और पहुंचा देते, स्पेस में गिर जाता, डेबरी बन जाता, तो इट वुड हैव मेड सेंस कि भैया ये तो फेल हो गया। मुश्किल से 1 मीटर या 10 मीटर के ऐसे ही कुछ डिस्टेंस में, मुझे एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं याद है, कि वो जो उन्होंने उसको लैंड करने की कोशिश की तो वो फ्री फॉल में चला गया और वो क्रैश लैंड कर गया, मून पे पहुंच गया वो। हम्म इट वाज अ सक्सेस कि वो मून तक पहुंच गया। द ओनली अनसक्सेस दैट दे मेट, जैसे कि अगर आप देखें कि उस मिशन में अगर 8-10 ऑब्जेक्टिव रहे होंगे कि यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 1 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव 2 अचीव, यहां पहुंचेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें 10वां और लास्ट ऑब्जेक्टिव रहा होगा कि सॉफ्ट लैंडिंग होगी। इंस्टेड इट वाज अ क्रैश लैंडिंग, कि वो गिर गया वहां पे, उतनी सॉफ्ट नहीं हुई तो वो क्रैश कर गया। हम्म इसको असफल कैसे कहा जाएगा? ये, इसको अगर आप सफल नहीं कह सकती तो इसको आप असफल भी नहीं कह सकती। चांद पे पहुंच गया वो, यही है हम्म कि वो चांद पे फंक्शनल नहीं है। लेकिन अगर हम्म वो कह दे कि भाई चांद पे उड़ ही नहीं पाता, पृथ्वी के ऑर्बिट से नहीं निकल पाता, लोअर अर्थ ऑर्बिट को ही क्रॉस नहीं कर पाता, देन इट वुड हैव बीन अनसक्सेसफुल। सो एवरी भाई, आप ये सोचिए कि इतना बड़ा कैलकुलेशन चाहिए कि आप अर्थ से उस जो आपका ये लॉन्च व्हीकल है उससे आप मून तक एग्जैक्ट पहुंच गए। ये छोटी बड़ी बिल्कुल चीज है भाई। हमको हम्म आज हमको तो 2 किलोमीटर दूर का कोई घर का रास्ता बताता तो यार हमको 10 लोगों से पूछना पड़ता है कि भैया बता दो ये कौन सी गली है, भैया ये कहाँ से जाएंगे, यहाँ कैसे जाएंगे। उसमें भी हम कंफ्यूज आ जाते हैं, हमको डर लगता है कि भैया तुम आ जाओ, हम्म लेने आ जाओ यार, गेट के 4 कदम। यहाँ चंद्रमा पे पहुंच गए बिना किसी से पूछे हुए, और कोई हम्म एड्रेस नहीं, कोई जीपीएस नहीं। इट वॉज नॉट अ ऑर्डिनरी मिशन, इट वॉज अ वेरी ग्रेट मिशन बाय अ सोसाइटी जिसके यहाँ की 29% अभी भी पावर्टी, बिलो पावर्टी लोग रहते हैं। तो इसको इसको अनसक्सेसफुल कहने वाले मूर्ख हैं। और इसको मेरे हिसाब से ये ग्रेट मिशन था, ग्रेट सक्सेस था। हम्म सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हुई, क्रैश लैंडिंग हुई, बट लैंडिंग हुई। दैट्स हाउ आई सी इट। ठीक है ना, जहां पहुंचना था वो पहुंचा, उस फॉर्म में नहीं पहुंचा, ठीक है, दोबारा पहुंच जाएगा, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। और रही बिल्कुल ऐसे बात, ले जी नहीं मैं कहता जो आपने कहा कि लोग जुड़ रहे हैं, भाई बहुत क्रेज है। हम्म इसरो ने इंडिया में क्रेज बचाया। मैंने आजकल देखा है बच्चे टी शर्ट पहनते हैं इसरो कि वी आर इसरो ऐसे करके, हम्म तो है, प्राउड तो फील होता है ना। अब आप अगर पाकिस्तान कल को कुछ अचीव करेगा, भले भी कितना क्रिटिकल हो पाकिस्तान के लिए, प्राउड आपको बहुत फील होगा, क्या मेरे देश के लोगों ने किया। और देखिए देश कैसे बनता है ये मानने से है ना। कोई आपका जो साइंटिस्ट कर रहा होगा उसको आप पर्सनली तो जानेंगे नहीं, खाली एक लगाव से चीजें महसूस होती है ना। तो उसी तरीके से जैसे पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि ताजमहल हमारा है, लाल किला हमारा है, ये हमारा है, वो हमारा है। हम कहते हैं भैया लाल किला आपका, ताजमहल आपका, सब आपका है भाई, तो बाकी को भी मान लो ना। एक ये जरूरी है कि ताजमहल मानने के लिए हम बाकी को नेग्लेक्ट कर दे? हमारे यहाँ ऐसे ऐसे मंदिर हैं जो पहाड़ को काट के मंदिर बनाए हुए, कोई पत्थर वत्थर ला के नहीं बनाए, कोई सीमेंट उमेंट नहीं लगा, पहाड़ को ही काट काट के उसमें से मंदिर का आकार निकाल दिया, आज वो मंदिर है। सर कराची में भी है, कराची में भी है, मैं कई बार गई हूँ उस मंदिर में, कराची में भी पहाड़ को काट के मंदिर बनाया गया है। ओ, तो बल्कि सोचिए। नेक्स्ट टाइम मैं जब कराची जाऊंगी, जो मेरा इरादा है इसी मंथ के एंड में जाने का, तो मैं कोशिश करूंगी वहां से, अगर उन्होंने मुझे परमिशन दी, मैं पिक्चर्स बना के लेकर आऊंगी। जी जी, आई वुड लव टू सी दैट। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि देखिए बात तो अपनेपन की है ना। लाल किला हमारा, ताजमहल हमारा, हमारे पूर्वजों ने बनाया, हमने मुगलों ने बना दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। ताजमहल से बढ़िया कुछ नहीं दुनिया में, उससे थोड़ी सी छोटे लेवल पे और भी आपके पूर्वजों ने बनाया, उसको भी अपना लीजिए। बात तो अपनाने की है ना यार, सारी टंटे ही खत्म हो जाएंगे।
आप हमसे लड़ ही इसलिए रहे हो कि हम तुम में से नहीं है, अरबों को हम्म। मार रहे हो, अपना तुर्कों को मार रहे हो, हमें भी अपना मान लोगे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और 14 जुलाई को जितने खुशी हमको होगी उससे ज्यादा खुशी होगी सिर्फ बात मानने की। तो कितना टफ है। बिल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन वो जो रास्ता पूछने का आप कह रहे थे ना, वो भी कराची और लाहौर का बिल्कुल मुझे लग रहा था कि इस्लामाबाद जहाँ मैं हूँ वहां पे एड्रेस ढूंढना फिर भी आसान है, लेकिन अगर आप कराची या लाहौर जाएं तो एड्रेस मिलना बहुत मुश्किल है। फिर लोग यही कहते हैं इधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, अच्छा फिर हम लेने आते हैं एक जगह पे रोक कर किसी ना किसी जगह पर, और फिर कहते हैं अच्छा हम लेने के लिए आते हैं। तो वाकई में एड्रेसेस तो ऐसे ही हैं जैसे आपके और हमारे लग रहे हैं कि बहुत मिलते जुलते हैं। लेकिन सर अगर हम बात करें कश्मीर की, बात करें हम खालिस्तान की, बड़ा आजकल हंगामा है कि जी वो ढूंढा जा रहा था और फिर कहा जा रहा था उसके जो लीडर हैं कि जी शायद एक्सीडेंट में मारे गए हैं, लेकिन उसके बाद पता पन्नू, लगा कि नहीं, वो गुरपतवंत जिंदा। सिंह पन्नू। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब कहा गया कि जी वो जिंदा है। तो क्या पॉलिसी आपको क्या लगती है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की कश्मीर को लेकर और साथ खालिस्तान को लेकर? नहीं, इसमें मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिसी से ज्यादा मुझे दुख होता है वेस्ट की पॉलिसी पे। अगर तालिबान को या कोई और लश्कर तोयबा या इस टाइप के आतंकवादी संगठन पाकिस्तान हम्म। में, तो आप पाकिस्तान को टेरर ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दोगे, हम्म। अरे हम्म। पाकिस्तान को टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर हम्म। कर दोगे, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दोगे। लेकिन अगर हम्म। कोई इंडिया को नुकसान करने वाला ग्रुप आपके यहाँ पे है तो वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। हाफिज हम्म। सईद तो इंटरनेशनल टेररिस्ट है, लेकिन गुरपतवंत सिंह पन्नू जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को सर एंजॉय कर। मैंने तो उसकी कई क्लिप्स देखी हैं, आज ही बल्कि मैंने देखी ट्विटर पे और दूसरे सोशल मीडिया पे। वो तो बिल्कुल बाकायदा धमकियां लगा रहे हैं इंडिया को और प्राइम मिनिस्टर को आपके। और ये कनाडा के लॉ के हिसाब से दैट अमाउंट्स टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हाँ। तो ये समझ में नहीं आता कि फिर ये जो अबेटमेंट है, इंसाइटमेंट है, जो कि क्रिमिनल ऑफेंस होते हैं, अगर उनकी बात से कोई प्रभावित होकर जाके किसी को मार दे, बम फोड़ दे, और या हम्म। इंडिया में कोई आतंकवादी घटना कर दे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो ये वेस्ट में भी एक कमी है। वेस्ट हम्म। ने भी हमारे आप देखिए ना, अब आपके यहाँ भी हैं कई ऐसे लोग हैं जो वांटेड बाय द स्टेट है, लेकिन वेस्ट में वो एंजॉय कर रहे हैं। अब अगर हम्म। हम वेस्ट के साथ ऐसा करें कि वेस्ट का कोई वांटेड हो और हम अपने यहाँ एंजॉय करें तो नाराज हो जाते हैं। ओसामा बिन लादेन बिल्कुल। तो भाई वेस्ट का वांटेड था ना भाई। देखिए, सब रिलेटिव हम्म। कॉन्सेप्ट है। जिसको आप वांटेड कहते हो वो हमारा प्रिय है, जो हमारा वांटेड है वो आपका प्रिय है। ये से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे ही होते हैं ना। इसी को मैनेज करने का नाम इंटरनेशनल रिलेशंस है। हम्म। कि भाई आपके लिए दाऊद इब्राहिम देवता है, मेरे लिए दाऊद इब्राहिम एक नंबर का खूनी है, हत्यारा है, उसने इतने लोगों हम्म। की हत्या की है मुंबई में, मगर आपके लिए वो हीरो है। उसी तरीके से ओसामा बिन लादेन अमेरिका के लिए वो था, आपके लिए वो हीरो था। उसी तरीके से आपके जो एमक्यूएम के लीडर है वो आपके लिए विलेन है, लेकिन वो यूके के लिए उनको सफेद वो मिली हुई। तो भाई पॉइंट ये कि एक एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाइए आप। क्योंकि ये जो वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड है ना, कि अपने यहाँ हो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरे के यहाँ हो तो वायलेशन ऑफ ये क्या नाम है, ह्यूमन राइट्स। ये ह्यूमन राइट्स का इशू है या यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। तो मैं इसको डबल स्टैंडर्ड ऑफ वेस्ट मानता हूँ। वाई दे आर नॉट टेकिंग एक्शन? भाई क्यों नहीं ले रहे हो एक्शन? अभी वो वहां पे कुछ दिन पहले जो था, हमारे जो लोकल बेचारे काउंसलेट थे और एम्बेसी के जो एम्बेसडर थे, उनका नाम लहरा दिया इन्होंने और ये कहा कि ये लोग यहाँ पे रहते हैं, इनका ये एड्रेस है और हम इनको देख लेंगे। बताइए, यू पुट देयर लाइफ इन डेंजर। कल को कोई सनकी जाके मार दे तो इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? और जब आप ऐसे लोगों को खुला छोड़ते हो तो भारत के वो हमारे भाई बहन, सिख भाई बहन जो पैट्रियोटिक है, भारत माँ से प्यार करते हैं, वो तो डर के बारे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो डर के वो बोलेंगे तो इनके साथ तो ये लोग उनके ऊपर पिल पड़ेंगे। तो आप तो एक तरीके से भय का माहौल बना रहे हो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे। भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप वहां पे कुरान जला दो, रामायण जला दो, गीता जला दो, भाई वो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। आप मुझसे कोई आपसे वो नहीं, बाइबल जला लो, हमें कोई दिक्कत नहीं आपसे। हम समझते हैं कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे इंसाइटमेंट टू वायलेंस, इंसाइटमेंट टू किल, इंसाइटमेंट टू कमिट क्राइम, ये कहां से फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन हो गया भाई? तो इसमें मुझे मोदी जी की पॉलिसी से कोई वो नहीं है। मोदी जी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब। वो भले चाहे वो हंट डाउन कर रहे हो, चाहे वो उनको परसू कर रहे हो, बट वेस्ट वेस्ट क्या कर रहा है? हमारे हम्म। कॉन्सुलेट्स पे अटैक हो रहे हैं। इनकी पुलिस के पास इतनी वो क्षमता नहीं है कि हमारे सैन फ्रांसिस्को के कॉन्सुलेट पे अटैक हो गया उसको रोक सके, प्रिवेंट कर सके। या चलिए अगर आप प्रिवेंट नहीं कर पाए तो जिन्होंने कमिट किया उनको ही जेल में डालो। कोई एक वो तो हो भाई, फेयर ऑफ लेकिन लॉ सर तो। जिस तरह की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं, ये जो पन्नू है इसकी तरफ से, तो वो भी ऐसी है कि उसमें तो बिल्कुल अरेस्ट हो जाना चाहिए उसको अभी तक।
भाई कनाडा इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कह रहा है, आई हैव नो आइडिया हाउ। फिर हम्म, तो इंडिया को समझाना चाहिए कि जो उनका यहाँ पे जो क्यूबेक का रीजन है जहाँ पे कि वो उनका सॉफ्ट बेली है, क्योंकि वहां पे भी सेल्फ हम्म, डिटर्मिनेशन की कॉज चलती रहती है, तो उसको इंडिया सपोर्ट करे। इस तरीके से पूरी दुनिया में क्या समझ जाएगा भाई। आप हमारी सेंसिटिविटी का रिस्पेक्ट कीजिए, हम आपकी सेंसिटिविटी का रिस्पेक्ट करेंगे। आप ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लीजिए। ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है कि कमिट कर दो क्राइम, क्या मोदी को घुस के मारेंगे, हमने इंदिरा गांधी को मार दिया, हमने इसको मार दिया। हमारी प्राइम मिनिस्टर है भाई, वो रिस्पेक्टेबल, आप उनके लिए ऐसी बात कर रहे हो। उनका वो निकाल रहे हो, बिल्कुल। एक हम्म, झांकी निकाल रहे हो, उसमें इंदिरा गांधी जी को गोली से मारते हुए दिखाया जा रहा है, और कनाडा उसको सेलिब्रेट कर रहा है। हम्म, इट्स टाइम दैट वेस्ट शुड आल्सो बी टेकन टू टास्क कि ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा कि हमारा जो हो। वो बहुत अच्छा कहा था जयशंकर जी ने कि ये तो आपका ही प्रॉब्लम है, हमें इससे क्या लेना देना है। हमारी प्रॉब्लम मतलब वेस्ट की प्रॉब्लम सूर्य दुनिया की प्रॉब्लम है, और हमारी प्रॉब्लम वो हमारी पर्सनल प्रॉब्लम है, वेस्ट का उससे कोई लेना देना नहीं। ये क्लासिक एग्जाम्पल है। सो मैं मोदी जी का इसमें वो नहीं देखता, मैं इसमें वेस्ट का दोगलापन देखता हूँ, मैं वेस्ट का डबल स्टैंडर्ड देखता हूँ। मैं वेस्ट का वो करता हूँ कि उन्हीं के ह्यूमन राइट्स है, बाकी सबके ह्यूमन राइट्स नहीं है। नहीं, दैट्स आप हाउ आई बिल्कुल सी। ठीक कह रहे हैं। मैं भी बिल्कुल यही कह रही हूँ कि मोदी जी का बिल्कुल सही स्टेप है, लेकिन फिर भी वो इतराज क्यों नहीं कर रहे? वो वहां पे जो है एक तरह से आवाज क्यों नहीं उठा रहे अपने लोगों के लिए? वो क्यों नहीं कनाडा का एज अ प्राइम मिनिस्टर ये लेटर लिखते या ये बात कहते कि ये आपके यहाँ गलत हो रहा है? क्योंकि वो तो उनका राइट है, डिमांड एज अ किया प्राइम है मिनिस्टर वो ऑब्जेक्शन कनाडा। कर सकते हैं। नहीं, कनाडा के जो आप ऑब्जेक्शन तो भाई वो चूंकि हेड ऑफ स्टेट आप मिलेंगे तो पोलाइटली बोल सकते हैं, और तो कुछ नहीं कह सकते, डांटेंगे तो नहीं ना भाई ट्रूडो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, जाके काम करो, ये तो नहीं कह सकते। और पहली बात की आपको फिर सारे डिप्लोमेटिक चैनल के बाद ही आप जाएंगे, सीधा टॉप स्टेज पे तो नहीं पहुंचेंगे आप। हम्म, यू हैव टू एग्जॉस्ट द लोकल रेमेडीज, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल है लॉ में, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में। सही। तो जी। वो यहाँ पे यही चीज है कि आप पहले डिमांड्स देंगे, यहाँ के कैनेडियन उनको बुलाया गया एम्बेसडर को, उनको बताया गया कि भाई ये हो रहा है, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। और शायद उन्होंने कोई मीन्स लिए हैं, कुछ अरेस्टिंग हुई है शायद, मैं अभी पढ़ रहा था कुछ देर पहले। बट देखिए पॉइंट ये है कि ये वेस्ट की जो आर्म ट्विस्टिंग की पॉलिसी है ना, कि एक वो सॉफ्ट बेली आपका अपने हाथ में रखते हैं कि कल को इंडिया बहुत ज्यादा उछलेगा तो हम वी विल अनलीश इट। समझ नहीं हम्म, आप, ये जो आर्म ट्विस्टिंग वाली उनकी पॉलिसी है कि भाई इंडिया तो अभी आगे बढ़ रहा है, तो कल को कहीं ऐसा बिल्कुल। ना हो जाए कि चाइना इंडिया बन जाए मेरे लिए, जो नया जो हम्म, इंडिया बने उसका राइज चाइना की तरह हो जाए। तो दे वांट टू कीप दीज काइंड ऑफ एलिमेंट्स अंडर देयर कंट्रोल कि कल को वो इंडिया के सॉफ्ट बेली को दे कैन सिंपली हिट इट टू रियलाइज इंडिया कि भाई तो अभी तुम हमारे कंट्रोल में हो। तो ये रियल पॉलिटिक है, ये आइडियलिज्म से नहीं चलता, ये जीवन की सच्चाइयां हैं। दिस इज हाउ द सिस्टम फंक्शंस, और ये लोग रहेंगे ये बिकॉज इनकी मैंने यूटिलिटी है पॉलिटिक्स में। सर, मैंने अपने शो में कई बार कई पैनलिस्ट आए, उनको मैंने कहा भी कि अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि इंडिया इतना स्ट्रांग हो, लेकिन या चाहे वो सामने सामने रिलेशंस आपके साथ बहुत अच्छे रखते हो, लेकिन असल में वो नहीं चाहेंगे। ना ही वो ये चाहेंगे कि आपकी करेंसी को, जैसे पहले हो रहा था कि 20 कंट्रीज में चल रही है, वो भी पसंद नहीं आएगा कि डॉलर पीछे हो जाए। लेकिन किसी ने बात नहीं मानी, सब मुझे ही गलत ठहरा के चले गए। आप पहले हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अमेरिका भी जो है वो ये नहीं चाहेगा कि इंडिया इस तरीके से आगे बढ़े। मगर मेरे ख्याल है कि काफी हद तक लोगों को लग यही रहा है कि अमेरिका कहीं ना कहीं चाह रहा है कि ठीक है थोड़ा सा आगे बढ़े, लेकिन बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ पाए भारत। शायद उसमें ही उनका कोई फायदा होगा। लेकिन सर, महबूबा मुफ्ती के लिए अगर हम बात करें, उनका स्टेटमेंट आया था जिसपे यहाँ पे बड़ा एक हमने बड़ा सेलिब्रेट किया अपने मीडिया में उसको। और वो ये कि जाहिर है कश्मीर से रिलेटेड उन्होंने कहा कि जी डेमोग्राफिक चेंज जो है वो कश्मीर में आ रहा है। तो कहाँ तक आप उनकी बात को सही ठहराएंगे? क्या है डेमोग्राफिक चेंज, ये तो उनको बताना पड़ेगा। बट इससे पहले मैं यहाँ हूँ, आपने जो अमेरिका की बात की थी, देखिए अमेरिका के चाहने या ना चाहने से देश बनते बिगड़ते नहीं है। हम्म, अमेरिका ने बहुत चाहा कि चाइना जो है रुक जाए और ये हो जाए, और वही चाइना आज उनके सामने खड़ा हो गया। तो ये वेस्ट को समझना होगा कि वो लॉज ऑफ नेचर को या लॉज ऑफ फिजिक्स को ऑल्टर नहीं कर सकते, उनके विशफुल हम्म, थिंकिंग से चीजें नहीं होंगी। इंडिया पहले भी था, इंडिया आज भी होगा, इंडिया बाद में भी रहेगा। तो वो ये या तो उसको एक्सेप्ट करें, और या अपने वो डर्टी गेम खेलें। और फिर कर्मा होता है ना, आपने दुनिया भर को कॉलोनाइज किया, दुनिया भर को जाके बोला कि हम सुपीरियर रेस है, हम व्हाइट रेस है। आपके हम्म, अंदर से एक हिटलर खड़ा हुआ, वो बोला आई एम व्हाइटर देन व्हाइट, कि मैं हम्म, तो व्हाइट का भी व्हाइट हूँ, तुम अगर हम्म, किसी भूरे के रेस्पेक्ट में व्हाइट हो तो मैं तुमसे भी ज्यादा व्हाइट हूँ। और ये करके उसने उनको तड़ी लगाई। लॉ ऑफ कर्मा। आप दुनिया भर में जाके अफ्रीकन को मारो, एशियंस को मारो, तो यूरोपियंस नहीं मरेंगे।
जितने यूरोपियंस वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में मरे, उससे कम एशियंस ये मार पाए जब ये लोगों को कॉलोनाइज किया अफ्रीका में, इंडिया में, एशिया में आकर के। इन्होंने कम आतंक मचाया। लॉ ऑफ कर्मा प्लेज इट्स इफेक्टिव रोल ना। तो यही होगा, ये अमेरिका के चाहने न चाहने से कुछ नहीं होगा कि इंडिया का राइज होगा कि नहीं होगा। इंडिया विल राइज, ये इसको रोका नहीं जा सकता, बिकॉज इंडिया का समय आ चुका है। इंडिया 700-800 साल से बहुत सफर किया, इंडिया ने बहुत सफर किया, लेकिन फिर वही है कि वो 700 साल 800 साल चले गए, हमारे 10,000 साल 15,000 साल पुराने इतिहास में एक खराब दौर आया। अब हमारा दौर फिर से आया है, आने वाले 700-800 साल इस इंडिया के ही होंगे। अब आ जाते हैं महबूबा मुफ्ती जी से, वही घिसी पिटी राजनीति, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, मुसलमान खतरे में है, मुसलमान कम हो जाएगा। भारत के संविधान में कब ये कहा गया है कि भाई हम किसी जगह की डेमोग्राफी मुसलमान रखेंगे? भारत के संविधान में कब ये कहा गया है कि यहाँ पे अगर 70% मुसलमान हो गए तो हम उसको फिर वहां पे 70% मुसलमान ही रखा करेंगे? तो आपकी मानसिकता, आप इंसान को हिंदू मुसलमान में देखना चाह रहे हो। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमान नहीं बनाता। अगर आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेती हैं और उसी की शपथ लेकर के आप चीफ मिनिस्टर बनी है, तो वो इंडियन बनाता है। तो एक इंडियन, मैं यहाँ गोवा में बैठा हुआ हूँ, तो ये गोवा के लोग बोले कि भाई यहाँ पे डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, यूपी का आदमी आके बैठ गया। ये क्या भाई, आप दुनिया को कब तक यार इसी लेंस से देखेगा? आप पाकिस्तान आज जो सफर कर रहा है वो यही रीजन है कि वो मुसलमान के आगे बढ़ ही नहीं पाते। वो दुनिया को सिर्फ मुसलमान की दृष्टि से देखते हैं। दुनिया जो है भाई वो ह्यूमैनिटी पे जा चुकी है, अरबी ह्यूमैनिटी पे जा चुके हैं, अरबी अपने यहाँ मंदिर बना रहे हैं और इनके चक्कर में ये इस्लाम का नाम खराब करते हैं। देखिए इंडिया और इस्लाम की पीस हो रखी है आज की डेट में। इंडिया को इस्लाम से कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस्लाम को लाने वाले या तो अरबी थे या तो सेंट्रल एशियन थे इंडिया में, या हमारे लोगों ने थोड़ा कुछ किया। वो दोनों लोग आज जो सेंट्रल एशियन है वो अपना शांत बैठे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है ये रिवाइवलिज्म से। और अरब तो अपने यहाँ मंदिर ही बना दिया, उनको भी कोई मतलब नहीं। अगर उनके कुछ लोग हैं जो इस तरीके के फंडिंग कर रहे हैं, जैसे ये कतर का टेलीविजन और ये वो, तो उसको काउंटर किया जा सकता है थ्रू नैरेटिव, लेकिन वो रिवीजन करने के नहीं, वो कोई अरबी नहीं भेज रहे हैं कि पॉलिटिकल चेंज कर दो, इसको अरब बना दो। वो लोकल लोगों को कह रहे हैं कि तुम चेंज करो, तुम चेंज करो। तो भाई पॉइंट ये है, फॉर गॉड सेक आप इंडियन बन जाओ यार। आप इंडियन बनोगे तो आपको सब इंडियन दिखेंगे। रोहिंग्या वहां पे आ रहे थे, रोशनी एक्ट जैसा ड्रैकोनियन लॉ लाया, लोगों का जो पंडित थे उनके घरों को हड़प लो, और उसमें जो है बिजली के उसके नाम पे पता नहीं क्या एक्ट का प्रोविजन था, मैं दिमाग से पड़ गया, जब मैं पढ़ा तो मैं हैरान हो गया था। तो ये चीजों को ना खाली हिंदू मुसलमान की नजर से देखना, ये सीखना भी नहीं चाहती। पाकिस्तान ने किया ना मुसलमान मुसलमान मुसलमान, आज कहां पहुंच गया है वो, कहां पहुंच गया। आप अरबों का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, आप जरा तुर्कों का पढ़ लो, आप जरा इजिप्शियन, सब कह रहे हैं आई एम अरब, तुर्क कह रहे हैं आई एम तुर्क, इजिप्शियन कह रहे हैं आई एम इजिप्शियन, इंडोनेशियन कह रहे हैं आई एम इंडोनेशियन। ये इंडिया का एकमात्र मुसलमान है जो कह रहा है हम सिर्फ मुसलमान। अच्छा वो मजे की बात है, वो कश्मीर की पॉलिटिक्स करती है, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं। अरे भाई तुम कश्मीरी हो तो कश्मीरी मुसलमान होता है क्या? कश्मीरी बुद्ध नहीं होता, कश्मीर में बुद्धिज्म नहीं था, इस्लाम के आने से पहले। तो कश्मीरी का मतलब तुम मुसलमान कैसे बना के रख दी हो तुम? अगर तुम्हें इतना कश्मीर से प्रेम होता तो जो कश्मीर के मंदिर टूटे उनमें जाकर के आप उसको रिवाइव कराती, आप रोकती वहां पे। आपको ये यार ये गजब देखने का इनका तरीका, डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, हिंदू आ रहे, मुसलमान, कौन लोग हो तुम भाई? तुम्हारे बाप दादा कौन थे? वहां पे जो आपको अलबरूनी की किताब पढ़ा दूंगा, वो कहता है कि कश्मीर वाज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिंदू साइंस। ये अलबरूनी कह रहा है 1035 में, 1035 में, आज से मुश्किल से 1000 साल पहले। अब उसके वहां पे तुम उसकी आइडेंटिटी हटा देना चाहती हो। कश्मीरी होने का मतलब क्या है? उर्दू, कश्मीरी उर्दू, कश्मीर की लैंग्वेज उर्दू है। कश्मीर की लैंग्वेज तो सीता है, वो क्या नाम है, वो लिपि का नाम मैं भूल रहा हूँ, शारदा लिपि है। वो आप लिखती हो? जरा पूछो जरा इनसे, महबूबा मुफ्ती से। कश्मीर के नाम पे तुम्हें सारा का सारा स्पेशल प्रिविलेजेस चाहिए, और कश्मीर की हर एक आइडेंटिटी को नेस्तनाबूद कर दिया। न कश्मीर की लिपि यूज करती हो, न कश्मीर की भाषा यूज करती हो, अपने झंडे पे उर्दू में लिखती हैं आप। एंड व्हाट मेक्स यू कश्मीरी देन? व्हाट मेक्स यू कश्मीरी? तो सर फिर तो सिर्फ ये पॉलिटिक्स हो रही है अपनी कुर्सी बचाने के लिए या कुर्सी पे जाने के लिए, क्या लेना चाहिए? क्या सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है ये? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स से क्या करना है आपको? पॉलिटिक्स एज अ टूल, अगर मान लें पॉलिटिक्स एक झाड़ू है, तो आप उससे घर साफ करना चाहती हैं या घर में वो सारे तिनके उठा के घर गंदा करना चाहती हैं?
पॉलिटिक्स इज अ मीन टू कंस्ट्रक्ट अ सोसाइटी। ये पॉलिटिक्स को एज अ मीन्स यूज करिए डिस्ट्रक्ट द सोसाइटी, डिवाइड द सोसाइटी, पोलराइज द सोसाइटी, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई, भाई वो आपका पर्सनल मैटर है। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप मुसलमान नहीं हो, आप इंडियन हो, बात खत्म हो गई। और भारत के संविधान की, भाई आप मुसलमान कुरान से बनते हो, भारत का संविधान मुसलमान नहीं बनाता है, भारत का मुसलमान भारतीय बनाता है, बात खत्म हो गई। अब उसमें आपकी दृष्टिकोण है, आप जो है कह दे कि हमारे लिए कुरान फर्स्ट है, इंडिया बाद में है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बाद में। तो फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ मत लो ना, फिर ये शरारत तो मत करो, फिर कश्मीरी तो मत कहो अपने आप को यार। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आप मुस्लिम है सिर्फ, ना कश्मीर की कोई आइडेंटिटी आपको यूज नहीं करनी है, आपने सारी आइडेंटिटी अरबों की यूज करनी है। हर जगह पे उर्दू में लिखा हुआ है। शारदा लिपि कहाँ गई? वो वहां का लोकल साइंस, लोकल वो जो उनके वो सब होते, तो सब कहाँ चला गया? इसको कश्मीरियत कहते हैं। कश्मीर का उर्दू से क्या लेना देना है? कश्मीर में तो सर जबान भी कोई और मतलब कश्मीरी जबान अलग है, अलग कश्मीरी, है डोगरी, लैंग्वेज। लद्दाखी, ये सब भाषाएं चलती है। ना तो डोगरी बोलते हैं, ना तो कश्मीरी बोलते हैं, ना तो लद्दाखी बोलने देते हैं। बिल्कुल। उर्दू का क्या लेना देना? जो कश्मीरी कहे कि मैं कश्मीरी हूं, वहां उर्दू हो ही नहीं सकती, वहां कश्मीरी लिपि लिखो ना, फिर शारदा लिपि का यूज करो, उसको यूज करो। वो नहीं यूज करोगे क्योंकि वो हिंदू है। ये तो माइंडसेट है इनका। अब ये सर कहने के लैंग्वेजेस बावजूद में भी रिलीजन आ गया। लेकिन सर बहरहाल ये आप देख लीजिए सर, क्या आपके यहाँ तो आपकी साइड पे इस किस्म की बातें की जाती हैं, तो फिर हमारा तो हक बनता है सर, हमने तो बोलना ही है। तो मुझे बड़ी हैरत होती है जब मैं इनके स्टेटमेंट्स देखती हूँ महबूबा मुफ्ती साहिबा की, और कई बार तो खैर ये भी आता है कि उनको बंद कर रखा है, वो कैद में, और अजीब अजीब किस्म की न्यूज आती रहती हैं। लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर ये बातें जो हैं वो आपकी कंट्री को डैमेज करती हैं। और मेरा ख्याल है अगर उनको थोड़ा सा भी एहसास है अपनी उस कंट्री का जहाँ वो रहती है, हिंदुस्तान का, तो इस किस्म की बातें करने से पहले एक दो बार सोच लेना चाहिए कि उसके क्या क्या असरात पड़ सकते हैं और क्या नुकसान हो सकता है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और हमेशा की तरह बहुत सी बातें आपसे सीखने को मिली, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो थैंक यू मच। सर, थैंक यू सो मच सर। गुड नाइट।